हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12 केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिसका ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम केवल VVI क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस रहेंगे। तो इससे पहले के जो 6 चैप्टर है उसका हमने वन शॉट वीडियो करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फिजिक्स वन शॉट का और केमिस्ट्री वन शॉट का, तो वहां से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे आपको, तो ध्यान से समझेंगे। पहला हमने क्वेश्चन ले लिया है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये बात आप जानते होंगे कि क्या होता है जब पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिस पर हमने पर्सनली वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप YouTube पर सर्च करेंगे क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रदर सर, ऐसे लिखकर आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट फिर भी वन शॉट वीडियो है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो कराना अनिवार्य है, तो मैं करा रहा हूँ। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल जो है वो एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है। अब कैसे बनता है ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यही लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट का निर्माण होता है। यही बात हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करता है तो क्या बनता है? मेथिल एसीटेट का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। तो इतनी बात आपने समझ लिया। क्या आपने समझा कि जो मेथिल एल्कोहल होता है वो एसिटिक अम्ल से जब क्रिया, एसिटिक क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट का निर्माण होता है। अब कैसे होता है? रिएक्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट रिएक्शन लिखना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल को ले रहे हैं, तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CH3OH होता है। यही तो है मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल को हम एसिटिक क्लोराइड का से हम क्रिया कराएंगे, तो एसिटिक क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3COCl। ये हो गया एसिटिक क्लोराइड। तो ये थोड़ा सा 3 बड़ा हो गया है क्या? 3 हो गया। तो देखिए मेथिल एल्कोहल को एसिटिक क्लोराइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है मेथिल एसीटेट, ठीक है। तो मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है CH3COOCH3। इसके साथ साथ हमें HCl जो अम्ल होता है ये भी हमें मिलता है। अब आप कहेंगे सर कैसे ये रिएक्शन हुआ, ये भी समझा दीजिए। तो देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ से केवल हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से HCl निकला है। तो H और Cl, ये HCl बन के बाहर निकल गए हैं, ठीक है। उसके बाद CH3 बचा और O बचा, तो CH3O और ये O फिर से क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे वही हम कह रहे हैं CH3, ठीक है, COOCH3, समझ रहे हैं। ये O इसके साथ जाकर ऐड हो गया है, तो CH3CO, एक O ये है और फिर से CH3 है, तो वही हमने लिखा है CH3COO और फिर से CH3, ठीक है। डबल O नहीं, O आप कहेंगे ऐसे, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। O क्या है? ऑक्सीजन है।
तो केवल हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है ये निकल कर HCl बना दिए हैं। तो रिएक्शन लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे, आप नीचे इसका नाम लिखना अनिवार्य होता है, तो नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। सबसे पहला है मेथिल एल्कोहल, ये क्या है, एसिटिक क्लोराइड, ये क्या है, एसिटिक क्लोराइड है। ठीक है, ये क्या है, ये है मेथिल एसीटेट, तो इतनी बात आपने समझ लिया। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, ये एसिटिक क्लोराइड है, ये मेथिल एसीटेट है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यही बात आपसे पूछा गया था कि जब मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो हमने जान लिया मेथिल एसीटेट बनता है, ये HCl है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी इस चैप्टर के भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा अगला प्रश्न है जो है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को परस्पर अंतर को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा कर कहता है, ठीक है, बट इसका कुल मकसद यही होता है कि जो एल्कोहल होता है तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, अगर इनको क्या होते हैं ये आपने बता दिया, ठीक है, मतलब इनका परिभाषा एग्जाम्पल दे दिया, तो वही इसका अंतर भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि परिभाषा ही तो मेन अंतर होता है ना। किसी का भी अगर हम डिफरेंट करते हैं, उनका विभेद करते हैं, तो सबसे पहला उनका परिभाषा ही अंतर होता है। ठीक है, तो इसका कुल मतलब यही है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन 2018 में, 19 में, 22 में पूछा गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी वर्ष में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर भी कहा गया है, सब क्वेश्चन हम नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, आप जाकर अपने जो गेस्ट पेपर है, जो मॉडल पेपर है, उसमें देखिएगा, या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के जो भी आपके पास पेपर है उसमें देखिए, इसको बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन कहा गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। ठीक है, तो समझ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात कि इसका नाम क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये इस चैप्टर का सबसे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है एल्कोहल। तो एल्कोहल पर फिर से फिनॉल और फिर से ईथर। एक बात इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल पर इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुख्य 2 आपके हैं। सबसे पहला कि एल्कोहल किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो इसका वर्गीकरण किस तरीके से हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एल्कोहल पर ही दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है जो है एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब पूछता है। समझ गए, तो एल्कोहल से ही 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। फिनॉल आता है तो फिनॉल में आपसे पूछा जाता है कि फिनॉल की बनाने की विधि क्या होती है। ठीक है, इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसका उपयोग सब पूछा जाता है। सब हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहना है। ईथर से देखिए, ईथर से आपको 2 चीजें पूछा जाता है। सबसे पहला कि ईथर की बनाने की विधि को लिखिए। ठीक है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये सब पूछता है। और दूसरा ईथर के ही एक और होता है जो होता है डाई एथिल ईथर। तो ज्यादातर डाई एथिल ईथर क्या होता है, इसके भी बनाने की विधि, उपयोग सब पूछा गया है। तो देखिए यही 3 जो है ना, यही तीनों टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और इस चैप्टर से ज़्यादातर 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाले ऐसे ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। जैसे कि एल्कोहल का भी बहुत जगह परिभाषा और एग्जाम्पल पूछा गया है, तो हम इसी में समझ लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पर्सनली क्या समझाना है, इसी में समझ लेते हैं। देखिए एल्कोहल किसे कहते हैं, तो जब एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। जो एल्काइल समूह होता है, ठीक है,
तो एल्काइल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है या जुड़ा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एल्काइल मतलब एल्काइल समूह को हम R से दर्शाते हैं, ठीक है। और R के साथ एल्काइल समूह के साथ कौन जुड़ा है, OH समूह, मतलब हाइड्रोक्सी समूह अगर जुड़ जाए तो ये जो है ये संरचना किसकी है, एल्कोहल की ही संरचना है। जैसे एल्काइल समूह की जगह पर हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में मतलब CH3 एल्काइल समूह है, इसके साथ यदि OH जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ये एक एल्कोहल हो गया। दूसरा एल्काइल समूह क्या, C2H5 एल्काइल समूह है, इसके साथ OH जुड़ गया, ये भी एक एल्कोहल हो गया, ठीक है। C3H7 इसके साथ OH जुड़ गया, ये भी एक एल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से एल्कोहल बहुत सारे होते हैं, सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये है मेथिल एल्कोहल, ये है 2 है एथिल एल्कोहल, 3 है तो मेथ एथ प्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरीके से होता है। अब इतना जानते हैं ना कि 1 कार्बन हो तो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ कहते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने सब कुछ कराया है बेसिक टू हाई, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो हमने सबसे पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का करा दिया, जिससे कि वन शॉट वीडियो जब हम पढ़ाएं तो आपको ज़्यादातर समझ में आए। तो इतनी बात आप समझ गए। यदि कोई पूछता है कि एल्कोहल किसे कहते हैं तो आप कहिएगा कि किसी मतलब एल्कोइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह, क्या हमने बताया, एल्काइल समूह, एल्काइल समूह यही तो है, R को ही एल्काइल समूह कहते हैं। तो एल्काइल समूह के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उस पदार्थ को या उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का परिभाषा लिख दिया, इसके बाद एग्जाम्पल ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमने लिखा है एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल को बहुत तरीके से बांटा गया है, परंतु यदि हम बहुत आधारों पर बांटा गया है, परंतु यदि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हम बांटे तो एल्कोहल को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल। तो ये तीनों होते हैं। अब इनको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गया, प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH, तो हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो जैसे CH3OH, तो देखिए ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ये प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसी को कहें तो CH3CH2OH, तो ये भी एक प्राथमिक एल्कोहल है। देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बात होता है कि जो हाइड्रोक्सी समूह होता है ना, ये इस कार्बन से जुड़ा तो है परंतु ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये तो है ही, ये भी आपका है। जैसे हम इसको R नहीं कह सकते, ये एल्काइल समूह है, इसको हम R कह सकते हैं, पर इसको R कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो R एक ही जुड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको स्ट्रक्चर कहूँ तो R OH हो सकता है, जैसे R की जगह पर CH3 हमने रख दिया है। फिर से दूसरा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है CH2OH, ये भी प्राथमिक एल्कोहल का ही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि कोई भी हाइड्रोक्सी समूह केवल एक कार्बन परमाणु से, ये कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन एक ही एल्काइल समूह से जुड़ा है, तो इसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। समझ गए। तो आप यही कहेंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह किसी एक परमाणु से जुड़ा होता है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा है द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक समझ गए, द्वितीयक एल्कोहल में जस्ट ऐसा ही है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह जैसे OH हाइड्रोक्सी समूह, वो 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल हम कहते हैं। 2 कार्बन से अच्छा है आप कह सकते हैं द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। क्या कह सकते हैं, द्वितीयक कार्बन परमाणु से
जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे हम इसको समझाएं तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन एक R जुड़ा था ना, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, RCHOH, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, किसका, द्वितीयक एल्कोहल का। देखिए यहाँ पे एक ही R जुड़ा था तो ये प्राथमिक, जहाँ पे 2 R जुड़ गए वो द्वितीयक हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपसे बता दूं इस तरीके से, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3 ये एक द्वितीयक एल्कोहल हो गया। समझ में आ रहा है, ये एक द्वितीयक एल्कोहल हो गया। समझ पा रहे हैं, ये हाइड्रोक्सी समूह दो कार्बन परमाणु से ही जुड़ा है। ये आपका एल्काइल समूह है ना, तो 2 एल्काइल समूह से जुड़ा है, तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, आते हैं तीसरे पर। तीसरा हमारा कह रहा है तृतीयक एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल को पहचानने का तरीका यह है, जहाँ पे एक R हो, मतलब CH3 हो या C2H5 हो, ये सभी एल्काइल समूह ही है। तो जहाँ पे एक R हो वहाँ है प्राथमिक एल्कोहल, जहाँ 2 R है, जैसे इस प्रकार 2 R है द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल किसे, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाएगा RR और COH, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल से समझा दें आपको, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3CH3COH, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हुआ आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो इनमें अंतर भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और द्वितीयक एल्कोहल में क्या, द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तृतीयक एल्कोहल में तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो इनके परिभाषा और एग्जाम्पल से ही इनका अंतर भी हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपको अंतर पूछता है तब भी आप यही लिखेंगे, परिभाषा पूछता है तो भी आप यही लिखेंगे। ठीक है, या प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल की विवेचनाएं कीजिए, ठीक है, या वर्णन कीजिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी इस चैप्टर के बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो ये है हमारा तीसरा प्रश्न जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। समझ लेते हैं हम। यहाँ पे कहा गया है कि मेथिल एल्कोहल की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिखिए, इसका प्रमुख उपयोग भी लिखिए। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमाकर पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे घुमाया गया है। नहीं तो सिंपल में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया को लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे घुमाकर पूछा भी गया है, उसके साथ साथ इनके प्रमुख उपयोग भी लिखा गया है। मतलब मेथिल एल्कोहल है ना, इसका प्रमुख उपयोग भी आप लिखिए। तो वही चीजें हम जानने वाले हैं, तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो मेथेन बनता है। समझ गए, यहाँ पे क्या बात बताया गया, यहाँ पे केवल यही बात बताया गया है कि जो मेथिल एल्कोहल है इसकी क्रिया यदि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो हमें मेथेन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये क्वेश्चन है, तो हम समझ लेते हैं। रिएक्शन है वो, तो रिएक्शन इसका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया। तो मेथिल एल्कोहल का क्रिया करेंगे तो CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। इसका क्रिया हम किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम कराते हैं, जिसका सूत्र ये होता है। ठीक है, CH3MgBr।
तो ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मेथेन प्राप्त होता है। कैसे, तो देखिए कुछ नहीं होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और ये CH3 है ना, ये यहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे ही, ये भी एक ऐड हो गया तो CH4 हो गया कि नहीं। तो ये CH4 यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं, CH4 बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, CH3O MgBr, यही तो बचा। तो ये फिर से CH3O MgBr ये बाहर निकल गए। तो ये जो आपका बना है यही तो है मेथेन, यही क्या है, मेथेन है। तो जिन विद्यार्थियों को रिएक्शन समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं आया एक बार में समझ, एक बार और हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, मेथिल अल्कोहल को लिए हमने और इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराया है। यहाँ से जो मेथिल अल्कोहल है इसमें से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पे ऐड हो गया है, जब जुड़ गया है तो CH4 हो गया है ये। और उसके बाद जब ये CH4 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, CH3O MgBr बचा ना, तो CH3O MgBr ये बाहर निकल गया। तो यही आपका रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। भी अगर रिएक्शन में ऐसे नाम से पूछा जाता है तो भी आप इसी को लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, तो अगर ऐसे आपसे पूछता है तो यही आप लिख देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं इसके उपयोग पे। तो देखिए मेथिल जो अल्कोहल है इसका उपयोग क्या है, तो मेथिल अल्कोहल का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद 3 हमने उपयोग यहाँ पे लिख दिया है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए हम 3 उपयोग लिख देंगे, बहुत है। हमने लिखा है कृत्रिम रंगों के निर्माण में, जो कृत्रिम रंग मतलब मनुष्यों द्वारा बनाए जाने वाले जो रंग के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, पहला समझ गए। दूसरा होता है ईंधन के रूप में, जो ईंधन के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो आपका क्या होता है, जो पेट्रोल नहीं जो डीजल होता है ना, तो डीजल में हम मेथिल अल्कोहल को मिला देते हैं और मिलाने के पश्चात उसको हम फिर से ईंधन के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। इस पर हमने एक बात बताया था कि यदि कोई भी किसी का भी उपयोग पूछे, ठीक है, तो आप अगर उपयोग आपको ना पता हो तो एक्स्ट्रा में ये लिख सकते हैं प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ये आपका हर जगह काम कर देगा, चाहे अल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, ठीक है, कहीं भी हो वहाँ पे आपका ये उपयोग काम में आ जाएगा, ठीक है। छठा चैप्टर से लेकर आपका जो अंतिम चैप्टर है उनके बीच में किसी का भी उपयोग पूछ लेता है तो उसमें आप ये वाला उपयोग बिल्कुल हर जगह काम करेगा, आप लिख सकते हैं इसको। मैं आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन ले लिया है, एक है चौथा क्वेश्चन, एक है 5वां हमारा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोगशालाओं में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार में आपसे पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे भी वही पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया कि प्रयोगशालाओं में फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो इसमें हम फिनॉल कैसे बनता है इसके केवल एक विधि हम लिख देंगे, रासायनिक समीकरण लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। बट इसी क्वेश्चन को बहुत बार आपको लॉन्ग टाइम में मतलब क्वेश्चन पूछा गया है 4 या 5 नंबर में। तो मैं यही कहूँगा कि इसको तो आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, एक विधि, परंतु इसका कम से कम 2 विधि, फिनॉल कैसे बनाया जाता है 2 विधि, बनाने की 2 विधि आपको पता होना चाहिए, इसका गुण आपको पता होना चाहिए, इसका उपयोग आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप फिनॉल का एक वीडियो हमने बनाया है पर्सनली, उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। अभी आप साइड में कॉपी पर लिख लीजिए क्या आपको सर्च करना है। आप सर्च कीजिएगा फिनॉल ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका 4 या 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा।
समझ के बाद अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने वही लिखा है कि फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्रयोगशालाओं में बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, क्लोराइड, तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है उसकी क्रिया यदि हम जल से कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। या हम इसी को और तरीके से भी कह सकते हैं कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसका यदि हम वाष्पन कराते हैं, ठीक है, तो वाष्पन कराएंगे तो वाष्पन के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा वो फिनॉल ही होगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने सिंपल वे में लिखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कि यदि बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की क्रिया यदि हम जल से करा देंगे तो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण इसका हो जाएगा, जैसे हम ले लेंगे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को, तो C6H5N2Cl, ये क्या हो गया, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हो गया। तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, जल से, मतलब H2O से कराएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है फिनॉल। वो कैसे, तो आप ध्यान से समझेंगे। यहां से देखिए, यहां से ये C2H5 है ना, ये C2H5 निकलता है और यहां से OH निकलता है। तो C2H5 और यहां से OH निकलकर C6H5 है ना, तो C6H5 और OH ये आपका मिल जाते हैं, ठीक है। ध्यान से आपको समझेंगे, यहां से मैं इस कलर से बता रहा हूं, ठीक है, रेड से। देखिए यहाँ से C2H5 निकला और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो OH यहाँ से निकले तो C6H5OH निकल गया। यहाँ पे अब टोटल में क्या यहाँ पे बचा है, केवल H बचा है, H ही ना बचा है। तो H और ये Cl है, ये H और Cl, तो ये HCl बन के ये भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, HCl बन के ये भी बाहर निकल जाते हैं। तो जब H और Cl बन के ये बाहर निकल गए, फिर से क्या बचा, नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन भी क्या होता है, बाहर बन के निकल जाता है। समझ में आ गया है। तो ये जो आपका C6H5OH जो बना है, यही तो है फिनॉल। क्या है, फिनॉल है। तो नाम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यही है फिनॉल। बात समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं ये क्या है, आपका जल है, ठीक है, ये तो बात आप जानते हैं। ये क्या है, यही है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, वरना बाद में आप पेपर में आ जाए तो मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने मान लेते हैं एक वीडियो में 20 मिनट 30 मिनट आपको देकर एक वीडियो हमने पर्सनली बनाया है, ठीक है, फिनॉल का। तो इस वीडियो में मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की ज़रूरत है, आपको भी तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा ना। तो आप सर्च कर लीजिएगा वीडियो को देखने के पश्चात, ठीक है, कि फिनॉल ब्रदर सर इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट सीरियस होंगे साइड में नोट्स में लिख लिए होंगे कि इसको हमें पढ़ना है, नहीं तो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। उसके नीचे आता है 5वां हमारा क्वेश्चन है कि एल्कोहल के निर्जलन द्वारा ईथर के विचरण का एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि ईथर का विचरण, मतलब ईथर बनाने की विधि आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ईथर बनाने की विधि आपसे पूछा जा रहा है, तो वही बात है। तो ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, 2020 में या 22 में। अदरवाइज लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन ये 4-5 नंबर में पूछा जाते हैं लगभग हर साल, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको भी आप समझ लीजिए बनाने की विधि, बट इसको भी आपको क्या लिखना है कि ईथर बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो मिलेगा जिसमें हमने ईथर कैसे बनता है, ईथर को कैसे प्राप्त किया जाता है, ईथर का गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको 5 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। समझ गया ना, ठीक है। तो इसकी जिम्मेवारी आपकी है। जो स्टूडेंट 90 प्लस लाना चाहते हैं या 95 प्लस लाना चाहते हैं, वो जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे आप कीजिए, करेंगे तो 100% मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है ना।
तो समझ लेते हैं ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की ये विधि है कि जब एथिल एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल होता है, को सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम समझें तो इसका यहाँ पे केवल हमसे यही कहा गया कि जो एथिल, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि जो एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, जो सांद्र H2SO4 और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे यदि हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यही तो बनाने की विधि यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। विचरण मतलब क्या होता है, विचरण मतलब ही होता है बनाना या निर्माण करना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम क्या लेंगे, पहले हम एथिल एल्कोहल ले लेंगे। एथिल एल्कोहल का C2H5OH, यही एथिल एल्कोहल होता है ना। तो याद रखेंगे एथिल एल्कोहल के हम 2 अणु लेते हैं, 2 अणु लेंगे तो एक अणु ये हो गया एथिल एल्कोहल का, एक और हम ले लेंगे C2H5OH, ये हमने 2 अणु ले लिया एथिल एल्कोहल का। अब इसकी क्रिया हम किसके उपस्थिति में कराएंगे, तो हम कराएंगे सांद्र H2SO4 और उसके साथ साथ कितना, उसके साथ साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप। सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ का जो OH है, यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से OH निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो H एक है, एक H है, 2 H हो गए ना, तो H2 और एक O है तो O, तो H2O, तो ये H2O बाहर निकलता है। ठीक है, H2O ये बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, C2H5O, C2H5, यही ना बचा, तो ये हम लिख देंगे C2H5O और फिर से C2H5, ये बचा और ये हमने बीच में प्लस दे दिया। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है जी, एथिल एल्कोहल है और ये आपका जो बना है यही है डाई एथिल ईथर। याद एक और मेरी बातों को रखेंगे याद कि देखिए ईथर पे 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक, ईथर किसे कहते हैं, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, इसका गुण और इसका उपयोग, ये एक ही साथ इस तरीके से पूछता है। और दूसरा आपसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की 2 या 3 विधियां लिखिए। तो डाई एथिल ईथर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमने ये सभी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप YouTube पे लिखिएगा डाई एथिल ईथर ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए ना, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। 3 हमने टॉपिक आपको बता दिया, तैयार करना है। एक, फिनॉल बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, एक वीडियो मिलेगा, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने फिनॉल कैसे बनता है, उसका गुण, उसका उपयोग सब बताया है, उसको आप पढ़ लेंगे, 5 नंबर आपका कंफर्म। उसके बाद आते हैं कि जो ईथर बनाने की विधि, तो ईथर बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, तो ईथर कैसे किसे कहते हैं, बनाने की विधि क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, वो सब मिलेगा, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। तीसरा हमने क्या कहा कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा ये, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। समझ गए, तो ये 3 टॉपिक हमने बता दिया है। जो भी जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, मैं खासकर आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए पढ़ना तो पड़ेगा यार, ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे नंबर आपका ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, जो पढ़ेंगे उन्हीं का नंबर ज़्यादा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका नंबर ज़्यादा आए और मैं ये भी चाहता हूं कि आप पढ़ाई करें, ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, 1 शॉट वीडियो, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कमेंट पे कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगते हैं कि सर 1 शॉट वीडियो लाइए, केमिस्ट्री का लाइए, फिजिक्स का लाइए। पहले आप ये सोचिए कि जितना हमने कराया है वो आपका कंप्लीट है या नहीं।
यदि पीछे का जो रिवीजन आप करते हुए चलिए, अब पीछे का यदि आपको सब तैयार है, तब जाकर आप समझिए कि अच्छी बात है, और तब आप वन शॉट वीडियो के लिए आप कमेंट करते रहिए। यदि एक छोटी सी भी मिस्टेक हुआ तो 90 प्लस तो आप नहीं ला पाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये, ठीक है ना। 90 प्लस वही स्टूडेंट ला पाएंगे जो बहुत ही तैयारी किए हुए हैं, बहुत ही मेहनत किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करना है, आपको बिल्कुल नंबर आएगा। जैसे हम कह रहे हैं वैसे तैयार कीजिए। और मैं समझ सकता हूँ यार, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कहते हैं कि सर वन शॉट वीडियो लाइए। अरे मैं क्या पागल थोड़ी ना हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कब क्या देना है, ठीक है। अभी भी अगर जनवरी है टोटल आपका, उसके बाद फरवरी है, ठीक है ना। उसके बाद आपका मार्च में ना एग्ज़ाम है, मार्च में आपका मुझे लगता है 2 का या 3 का ऐसे एग्ज़ाम है। तो आपके पास 2 महीने हैं। अब मैंने इसका तो 7 चैप्टर अभी ये तो कंप्लीट हो गया, 7 चैप्टर, इसका 3 चैप्टर बचा हुआ है, और जो फिजिक्स है उसमें मुझे लगता है कि 5 चैप्टर बचे हुए हैं। तो यही 5 3 8 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद करते रहिए ना। उसके बाद न्यूमेरिकल ही ना है, न्यूमेरिकल भी हम करा रहे हैं, तो सब लेकर चल रहे हैं। आपको क्या पता कितना हमें परेशानी है। मेरा खुद एग्जाम चल रहा है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, कल ये अपलोड होगा, आज मैं बना रहा हूँ तो ठीक है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन मेरा एग्जाम है, मतलब मेरा कल एग्जाम है, ठीक है। तो जब आप वीडियो ये अपलोड होगा आप देखेंगे, उस दिन मैं शाम को एग्जाम देकर आया हूँगा। मेरा शाम को 2 बजे एग्जाम है, ठीक है ना, दोपहर में। तो उस टाइम पे हम जब आ रहे होंगे तब जाकर आप वीडियो देख रहे होंगे। तो मुश्किल होता है यार, अपने पेपर की तैयारी ना करके आपको तैयारी कराया जा रहा है। और फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट में भी कुछ गलत सलत कहा था, ठीक है, कि तुम ये कर रहे हो, तुम दिमाग खराब कर दे रहे हो। ये सब अच्छी बात है, आप लोग कुछ भी बोल देते हैं, चलिए अच्छी बात है अगर हमको कुछ कह रहे हैं तो। फिर भी दूसरे और भी जो टीचर हैं उनको भी बुरा भला कहना, ठीक है, कि वो भी ऐसे टीचर हैं, हम भी ऐसे टीचर हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैंने कमेंट देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। आप मुझे कुछ भी कहिए, आपके उम्र के हैं तो कोई भी चलता है, ठीक है, कुछ भी कहिए आप, ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर जो बड़े टीचर हैं, ठीक है, जो उम्र में बड़े हैं, उनको मतलब रेत करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो खासकर जुबान का थोड़ा सा वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है। जुबान से थोड़ा सा हिसाब से कुछ भी निकालिए तो अच्छी बात रहती है। कभी भी इज्जत देने से कम नहीं होती आपकी इज्जत, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने 6th प्रश्न को। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, जो है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि जो ल्यूकास परीक्षण होता है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, बट बहुत ही कठिन टॉपिक है, जिसको बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाते। इसलिए इस पर हमने पर्सनली एक वीडियो बनाया था, जिससे आप डिटेल में उसको समझ पाएंगे। तो शायद वो आपने देखा होगा वीडियो, तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी ये वन शॉट वीडियो है, तो इसमें हम आपको करा रहे हैं, तो इसको भी आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार क्वेश्चन कह दिया, सिंपल सा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमसे बताया गया, यहाँ पे सबसे पहले हम ल्यूकास परीक्षण हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ल्यूकास परीक्षण किसे कहते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, शायद 2 नंबर में नहीं, 3 नंबर की 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा ही नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ लेते हैं हम। यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ल्यूकास परीक्षण में हमने लिखा है कि जब एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक, जो ल्यूकास अभिकर्मक कौन कौन से होते हैं, सांद्र HCl होता है और निर्जल ZnCl2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि एल्कोहल का जो उपचार होता है, तो एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक मतलब इनके साथ किया जाता है। मतलब एल्कोहल का उपचार ल्यूकास अभिकर्मक के साथ किया जाता है, तब विभिन्न एल्कोहल का अवक्षेप, विभिन्न एल्कोहल मतलब अलग अलग एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एल्कोहल होते हैं। तो वही बात कर रहा है कि विभिन्न एल्कोहलों का जो अवक्षेप होता है, विभिन्न एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण की दर भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भी मतलब
कि अलग अलग जो एल्कोहल होते हैं उनके अवक्षेप का निर्माण जो होता है वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। तथा एल्किल हाइलाइड के कारण अवक्षेप बनता है। एल्किल हाइलाइड मतलब RH एल्किल हाइलाइड, तो एल्किल हाइलाइड के कारण ही ये अवक्षेप बनता है। तो यही आपका ल्यूकास परीक्षण, सबसे पहले इतनी बात आपको लिखना होगा। देखिए इसके में कुल मिलाकर हमसे यही कहा गया है कि यदि हम एल्कोहलों का जो उपचार है उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराया जाता है या हम किया जाता है, तो जो अलग अलग एल्कोहल हैं तो अलग अलग एल्कोहलों का जो अवक्षेप निर्माण होगा उनका दर अलग अलग ही होता है। मतलब प्राथमिक एल्कोहल है तो उसका अवक्षेप निर्माण की दर अलग होगा, द्वितीयक एल्कोहल है तो उसका अवक्षेप निर्माण की दर अलग होगा, तृतीयक एल्कोहल है उसका अवक्षेप निर्माण की दर अलग होगा, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि तब विभिन्न एल्कोहलों का अवक्षेप निर्माण की दर भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है, तथा एल्काइल हाइलाइड के कारण ही अवक्षेप बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको लिखना होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जब रिएक्शन हम आपको समझाएंगे तो और भी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 आपको लाइन लिखना होगा और तीनों को हमने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है, समझ लीजिए। ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में भी। यहाँ पे लिखा गया है कि प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर गर्म करने पर कोई अवक्षेप नहीं देता है। मतलब जो प्राथमिक एल्कोहल है ना, इसकी क्रिया अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक इनके साथ हम कराएंगे, ठीक है, इनकी उपस्थिति में कमरे के ताप पर, कमरा का ताप कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर हम कराते हैं तो हमें कोई भी अवक्षेप नहीं बनता है। दूसरा, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में अवक्षेप देता है। इसमें तो कोई प्राथमिक एल्कोहल में कोई अवक्षेप नहीं मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल में 5 मिनट बाद अवक्षेप मिलेगा, और जो तृतीयक एल्कोहल होता है इसमें तुरंत अवक्षेप बनता है। अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे। जैसे प्राथमिक एल्कोहल हम ले लेते हैं, जैसे CH2OH, ये हमने एक प्राथमिक एल्कोहल ले लिया। देख रहे हैं एक R है प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल को हम क्या करेंगे, प्राथमिक एल्कोहल को ध्यान से आप समझेंगे, इसको हम ल्यूकास अभिकर्मक इनकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो सांद्र H2SO4 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए रेड से लिख देता हूँ। हम लिखेंगे सांद्र HCl निर्जल किसके, निर्जल ZnCl2, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में जब हम कराते हैं ना, इनकी उपस्थिति में मतलब प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया जब इनकी उपस्थिति में ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में कराया जाता है तो याद रखेंगे कोई भी अवक्षेप नहीं बनता है, कोई भी अवक्षेप नहीं बनता है। याद रखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल को अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में या उनके साथ हम क्रिया कराते हैं तो कोई भी अवक्षेप नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्रिया ही नहीं करते हैं इसलिए। तो वही बात हमने लिखा है, प्राथमिक एल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अवक्षेप नहीं देता है। मतलब प्राथमिक एल्कोहल को यदि हम इनके उपस्थिति में, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में कमरे के ताप पर क्रिया कराते हैं कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। दूसरा लाइन क्या लिखा है, एल्कोहल 5 मिनट बाद, और द्वितीयक एल्कोहल जो है वो 5 मिनट बाद अवक्षेप देता है। इसका मतलब क्या है, द्वितीयक एल्कोहल हम ले लेंगे RrCHOH, देख रहे हैं 2 R है, द्वितीयक एल्कोहल है। तो द्वितीयक एल्कोहल को यदि हम कराते हैं तो आप समझिएगा, इसको हम लिख देते हैं सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो इनकी उपस्थिति में हम कराते हैं तो देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ से ना, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है ये इनके साथ आकर ऐड हो जाता है और ये H2O बन के बाहर, सबसे पहले तो ये बाहर निकल जाते हैं, ये H2O बन के बाहर निकल जाते हैं, ये H इससे आकर जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये H इनके साथ ऐड होकर जुड़ जाता है तो यहाँ पे देखिए H2O निकल गया, ये H, तो H2O ये बाहर निकल गया, तो ये यहाँ पर जो Cl बचा है ये Cl आकर यहाँ पे
इनके स्थान ले लेता है, तो इनके स्थान पे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या बचता है RrCHCl, तो ये बनता है। तो ये अवक्षेप देख रहे हैं, तो ये जो अवक्षेप बनेगा, ये अवक्षेप कितने मिनट पे, याद रखेंगे 5 मिनट पर बनता है। द्वितीयक एल्कोहल है, इसका जो अवक्षेप बनता है, ठीक है, वो 5 मिनट में बनता है, मतलब 5 मिनट में बनता है, ये अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। और प्राथमिक एल्कोहल में कोई अवक्षेप नहीं बनता है, ठीक है। और तृतीयक एल्कोहल है, जैसे R और R, ये तृतीयक एल्कोहल है, OH, ये हमने तृतीयक एल्कोहल ले लिया। तो तृतीयक एल्कोहल की जब क्रिया हम सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ हम कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी वही होता है, ये जो आता है हाइड्रोजन इनके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है, तो ऐड होकर ये H2O बाहर निकल जाएंगे। फिर से ये जो Cl है ना, ये इस पे स्थान पे आ जाता है, तो ये R और CCl ये बन जाते हैं, C और ये Cl ऐड हो गया, तो CCl बन जाता है, या बीच में प्लस दे देते हैं। तो ये जो अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, ये वाला अवक्षेप, ये हमें कितना, ये हमें तुरंत प्राप्त होता है, ठीक है, ये हमें तुरंत प्राप्त होता है, और इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनता। तो देखिए ये आपका लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है, मुझे लगता है 4 नंबर में ये पूछा गया था, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इतना पूरा आप लिखेंगे तो ये आपका कंफर्म इतना नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर लूकास परीक्षण आता है, आपसे पूछता है, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो फिर भी मैंने पूरी तरीके से आसान करके आपको समझाया है, ठीक है। बहुत ही हार्ड तरीके से, बुक में तो और भी हार्ड तरीके से दिया है, समझ में नहीं आ रहेगा आपको, शायद हो सकता है, ठीक है, या आप तेज होंगे तो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। बट मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आपको 3 में काम दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। पहला काम ये है कि जो एल्कोहल का हमने प्रकार तो वर्गीकरण, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल पढ़ा दिया इस वीडियो में, वो तैयार हो गया। एल्कोहल में आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है कि एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल की बनाने की विधि, ये आपको तैयार करना है, ये आपका काम है। आप केवल यूट्यूब पे लिखिएगा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपका काम क्या है, इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। दूसरा है कि फिनॉल की बनाने की विधि, फिनॉल की बनाने की विधि। अब ब्रदर सर आप लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। सब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। और तीसरा, और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तीसरा है ईथर। तो ईथर का जो हमने इंपॉर्टेंट बताया वो बता दिया। इसका आप एक और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ईथर बनाने की विधि, मतलब ईथर बनाने की विधि आप पढ़ लेंगे तो आपको ईथर का गुण, उपयोग, ये सब हमने बताया है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाई एथिल ईथर। तो याद रखेंगे, ये आप याद रख लीजिएगा, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, तो वहां से जाकर इनको पढ़ लीजिएगा। आप इस वीडियो को देख लिए, इसके बाद वीडियो समाप्त होने के पश्चात आप इन तीनों को सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, तो वहां से इनको पढ़ाई कर लीजिएगा, तब ये 1 शॉट वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो का, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल का। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।